हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिफ्थ सेमेस्टर में उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए स्टार्टिंग में मेरे को आप ध्यान से सुन लेना कि देखिए ये जो है केवल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं कई बार आपको बोलता हूँ बीच में भी कि ये केवल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, केवल आप इन्हीं को पढ़ के पास नहीं हो जाओगे। आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने होंगे जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, सारा सॉल्यूशन है। और इसके अलावा बात करें, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, अभी आपका फार्माकोलॉजी का पेपर हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमारे बताए हुए क्वेश्चंस हैं कितने आए हैं, या बोले तो कितने मार्क्स का आया है। आप पास हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। बाकी आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी जो भी वीडियोस मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में से आप 3 क्वेश्चंस यहाँ देखोगे, तीनों के तीनों आए हैं। देखिए पहला है, देखिए क्वेश्चन वो है, इलस्ट्रेट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड डिजाइन ड्रग थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही बतानी है, क्लासिफिकेशन बताना है। हाँ, लेकिन मैंने वीडियो में ये नहीं बताया था कि प्रेगनेंसी में स्पेशली कौन से यूज़ करते हैं। तो आप मान सकते हैं 10 में से 5 नंबर आ सकते हैं अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बताओगे, क्लासिफिकेशन बताओगे, किसी एक का भी फार्माकोलॉजी बता दोगे तो भी 5 नंबर 10 में से आराम से रख देगा। क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गिव फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई नसेट्स एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। सेम हूबहू ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, डिफाइन नसेट्स एंड क्लासिफाई देम एंड फार्माकोलॉजी ऑफ नसेट्स। यहाँ कोष्टक में लिख रखा है कि एस्पिरिन की मोस्ट ऑफ द केस में आती है। 10 मार्क्स का पूरा यहाँ पे, सपोज करिए 10 मार्क्स के अगर आप पूरे भी नहीं करके आए, मैं यहाँ पे 8 नंबर दे देता हूँ, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि ऐसी ड्रग जो डायबिटीज़ को ठीक करेंगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है, डिफाइन डायबिटीज एंड ड्रग यूज टू ट्रीट डायबिटीज, या बोले तो सल्फोनिल यूरियास। तो ये इसी का आंसर है, सेम हूबहू यही लिखना है, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज सा है, मतलब लिखना वही है। तो यहाँ पे भी देखिए 10 में से आप 8 नंबर मान सकते हैं कि इसमें आपके आ जाएंगे, मतलब मैं पूरे के पूरे नहीं लिख रहा। बात करते हैं सेक्शन सी, जिन पर रेड लगे पड़ा है, इनमें से ये सारे क्वेश्चन हूबहू आए हैं। जैसे कि नीचे से स्टार्ट करूँ, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊँ, डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिस्क्राइब देयर वेरियस टाइप। तो उनकी फार्माकोलॉजी भी आपने बतानी होगी अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आया है। और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे 5 नंबर देता हूँ, है ना, क्योंकि 2 नंबर तो ऐसे भी कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे, यानी कि बायो एसे क्या है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह बतानी है। किसी का एक का आपने, जैसे कि इंसुलिन का हुआ है, किसी का हो, किसी का एक में डिटेल में बताना होगा। तो वही सेम मैंने करा रखा है कि बायो एसे क्या है, क्लासीफाई कीजिए और किसी एक का बताना है, क्योंकि इंसुलिन का कराया है। तो अगर आप इंसुलिन का भी लिख के आ जाओगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप मान सकते हैं कि यहाँ भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो रेड में है दूसरा है, वो है क्लासीफाइड डायूरेटिक्स एंड गिव डेस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डायूरेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्वेश्चन सेम यही कराया कि क्लासीफाइड डायूरेटिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, या तो लूप डायूरेटिक, या तो लूप डायूरेटिक आता है या कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आता है। तो ये लूप डायूरेटिक्स का मैं बिल्कुल सॉल्व करा चुका हूँ, यानी कि कितने के आई, यहाँ पे भी आप मान सकते हैं 7 में से 5 नंबर आपके आ जाएंगे, है ना। हर एक पे मैं छूट दे रहा हूँ 2 मार्क्स की। एंड नेक्स्ट देखिए, एंटीकोगुलेंट डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, मतलब आपने किया ही होगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते आए हैं। तो 5 नंबर ही आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ये और जो क्वेश्चन है ना, तो ये भी मैंने शॉर्ट में कहीं ना कहीं करा रखे हैं, जैसे कि एंटी अरिथमिक ड्रग क्या है, उनको क्लासीफाई वगैरह, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था। तो बिल्कुल वो मैंने टिक भी नहीं किए हैं। बाकी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें से हूबहू बिल्कुल हमारे 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं थोड़ा वो भी आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते हैं वो है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन का मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो ये जो है मैं शॉर्ट में देखो करा चुका हूँ। यहाँ पे देखोगे, गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन, 2 मार्क्स में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखोगे, गिव एग्जांपल एंड यूजेस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। इसके अलावा आया है देखिए, एनलिस्ट हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल।
तो यहाँ पे देखिए गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, है ना। एंड लास्ट में है देखिए यहाँ पे कि एप्लीकेशन एंड या बोले तो एडवांटेज ऑफ मल्टीपल पॉइंट बायो एसे, या बोले तो बायो एसे के ही आपने क्या बताने हैं, एप्लीकेशन या एडवांटेज बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब अगर मैं इन क्वेश्चंस को काउंट करता हूँ, देखिए मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आपके क्वेश्चंस नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। देखिए इनमें से आपके 2 मार्क्स तो कन्फर्म है ही, है ना। अब मैं टोटल काउंट करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने देखो यहाँ पे छूट भी दी थी, हर एक में 2 मार्क्स थी। तो एग्जैक्टली बैठते कितने हैं सारे क्वेश्चन, 5, 10, 15, 20 और ये आपके कितने हो गए 8, 28, 28 और 5 ये आपके कितने हो गए 33, 33 और 8 इसके हो गए 41, 41 और 8 यानी कि 49, 49 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली आप करके आ सकते थे, है ना। और इसमें मैंने हर एक में 2 मार्क्स की छूट दिया, यहाँ भी 2 मार्क्स की छूट दी, यहाँ भी 5, 10 में से 5 की छूट दी है, यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। किस में से आ रहा है, 70 मार्क्स में से। अब बताओ इतने पे अगर पास अगर नहीं भी हो पाओगे तो आप क्या कर सकते हो। तो ये मेरा बताने का बस यही रीज़न था कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि नहीं आए थे, वो नहीं आए थे, तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपकी गलती अगर आपने नहीं पढ़ा तो। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्टली अब हम जो कि हम पढ़ रहे थे अपना मेडिकैम का जो क्वेश्चन हैं सारे, देखिए मैं फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, केवल शॉर्ट ही क्वेश्चन हैं। प्लीज़ आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेना, इसमें मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 4 ही आए थे। बोले तो शॉर्ट क्वेश्चंस का ना इसको बहुत ज़्यादा है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। तो लॉन्ग को भी आप जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, सारे जो टोटल क्वेश्चन है 20 होंगे, 20 को हम सॉल्व कराने वाले। वीडियो लेंदी हो सकती है, और अगर आपने देखनी है तो लास्ट तक ही देखना, या फिर नहीं देखनी है तो अभी भी छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विद एग्जाम्पल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझेंगे, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए बात करते हैं एंटी प्लस हिस्टामिनिक। एंटी का मतलब होता है अपोज करना है, बोले तो अगेंस्ट। हिस्टामिनिक बोले तो हिस्टामिन, यानी कि ऐसी ड्रग जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती हैं या उसका जो एक्शन होता है उसको एंटागोनाइज करती हैं, वो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहलाएंगी। एग्जाम्पल डाइफेनहाइड्रामीन है, प्रोमेथाजीन है, ब्यूक्लाइजीन है, रेनिटिडीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस में। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे सारी ये H1 एंटागोनिस्ट है, H2 एंटागोनिस्ट है, कोई भी एग्जाम्पल एक तो सब चलेगा। ठीक है, बात करते हैं ये जो अगले जो भी क्वेश्चन है, देखिए इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग को भी सॉल्व कराने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, बात करें जो हमारा डाइफेनहाइड्रामीन के सिंथेसिस एंड यूजेस वाला है, ये एक्चुअली में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर H1 एंटागोनिस्ट, गिव द सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन एंड सार यूजेस, सारा कुछ। तो मैंने शॉर्ट में इसके सिंथेसिस यहाँ पे बता दिए कि आपको ये आ जाए तो आप उसको बना के खुद लिख सकते हैं। तो ये हमारी देखिए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट होती है, यानी कि H1 एंटागोनिस्ट में भी फर्स्ट जनरेशन वाली। तो इसकी सिंथेसिस बहुत ही आसान है समझने के लिए। ये सिंथेसाइज होती है डाइफिनाइल मीथेन से। डाइफिनाइल देखिए 2 फिनाइल होंगी, यानी कि 2 बेंजीन या बोले तो 2 फिनाइल रिंग होगी, उससे मीथेन जुड़ा होगा, तो ये यहाँ पे हमारा CH2 जुड़ा हुआ है। अब इसका हम करेंगे ब्रोमिनेशन लाइट की प्रेजेंस में। ब्रोमिनेशन का मतलब है Br2 से रिएक्शन करानी है, लाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, जो माइनस में मैंने दिखा रखा है। कहाँ से निकलेगा, H यहाँ से जाएगा, Br यहाँ से जाएगा। ठीक है, और आगे देखोगे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे एक H बच जाएगा और यहाँ पे भी एक Br बच जाएगा। तो ये आपको बचेगा 2 फिनाइल की रिंग और CH Br से कनेक्टेड होंगी। ये आपका डाइफिनाइल यानी कि 2 फिनाइल रिंग ब्रोमोमीथेन, है ना सिंपल अभी तक स्टेप। अब बात करते हैं, इसमें एक और रिएक्टेंट हम ऐड करेंगे। एक है हमारा वो है डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल। डाई मिथाइल 2 मिथाइल हैं, ये अमीन ग्रुप है, और ये इथेनॉल है, यानी कि C2H5, 2 4 और एक 5 हाइड्रोजन और C2H5, ये पूरा इथेनॉल बन गया। तो 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, जो कि 140 डिग्री सेल्सियस पे कराई जाएगी। अब होगा कि यहाँ से HBr निकलेगा। अब HBr कहाँ से निकलेगा, देखिए ये जो रिंग है ये पूरी सेम हूबहू यहीं रखी रहेगी। यहाँ से ये Br निकलेगा और ये इथेनॉल में से H यहाँ से निकल जाएगा। बाकी का ये चैन सिंपली आके यहाँ पे जुड़ जाएगी, कहाँ पे, CH पे। तो यहाँ पे देखोगे डाइफिनाइल और यहाँ पे OCH2 और अमीन ग्रुप और ये हमारा मिथाइल दोनों ग्रुप ये सेम यहीं वाले आके जुड़ चुके हैं। यही आपका डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ठीक है ना सिंपल। इसको आप इजीली यहाँ से सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी डिटेल में मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसका यूज भी बता दूँ तो ये हमारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। अगर हिस्टामिन में फर्स्ट जनरेशन वाली तो एंटी एलर्जिक होगी, बोले तो आपकी रनिंग नोज है, आपको नज़ला जुकाम हो जाता है, आपकी नाक चलती है, तो उस टाइम पे इसका हम यूज़ करते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड गिव स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ रैबिप्राजोल। रैबिप्राजोल अगर हम कैटेगरी की बात करें, हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। अच्छा, ये प्रोटॉन पंप जैसे कि नेम में आ रहा है, तो ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके काम करेंगी। अब आखिर ये प्रोटॉन पंप होता कहाँ पे है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना पड़ेगा। अभी एक सेकेंड। सपोज करिए जैसे कि आपका ये स्टोमक है, स्टोमक में मैं आपको कैसे बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से होता है ना आपका स्टोमक। स्टोमक के अगर हम इतना पार्ट कट करें तो उसमें एक सेल होती है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि HCl को प्रोड्यूस करती हैं। HCl जो कि हमारा एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, खाने को पचाता है। और ये जो HCl बनता है ना, ये एक प्रोटॉन पंप, मतलब पैराइटल सेल में एक प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पंप PP, और उसके थ्रू हमारे प्रोटॉन निकलते हैं, बोले तो H+ आयन निकलते हैं, समझ रहे हो। और दूसरी तरफ से एक क्लोराइड आयन की मदद से Cl- आते हैं, तब दोनों मिल पाते हैं और उनके मिलने से हमारा HCl बनता है। कहने का मतलब अगर हम प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दें तो H+ आयन आएंगे नहीं, और जब वो नहीं आएंगे तो जो एसिडिटी है या बोले तो एसिड प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। तो क्या समझे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐसी ड्रग होती हैं जो कि एसिड बनने की भी जो प्रोसेस होती है उसको रोकती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है रैबिप्राजोल, ये कई बार आ गया है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेना, थोड़ी लेंदी सी है। बाकी मोड ऑफ एक्शन यही है कि इट ब्लॉक्स प्रोटॉन पंप जो कि हमारा पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है स्टोमक में, और ये एसिड के प्रोडक्शन को रोक देता है। यूज़ कहाँ पे करते हैं? रैबिप्राजोल हुआ आपका, ओमेप्राजोल हुआ, ये जो सारी ड्रग होती हैं एसिडिटी को ठीक करती है और ये स्टोमक में जो गैस वगैरह बन जाती है उसको भी ठीक करती है। इसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अजान लगने लग गई थी। तो क्वेश्चन हमारा वो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। सिंपल एकदम कि वर्ड को ब्रेक कर देना है। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंड नियोप्लास्टिक का मतलब है नियोप्लाज्म, यानी कि देखिए नियोप्लाज्म एक मेडिकल टर्म है कि अगर हमारी कहीं भी सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होती है तो उसको हम नियोप्लाज्म बोल देते हैं। सपोज करिए जैसे कि हाथ में कैंसर होता नहीं है, सपोज मेरी जो सेल्स है यहाँ की, ये एकदम गुच्छा सा इसका बन जाता है, यहाँ पे ये फोड़ फुंसी की तरह उभर जाता है, तो उसको ना नियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे आपने इमेज ना छपी देखी होगी, जैसे कि तंबाकू की चीज़ें पे कुबेर वगैरह पे आता है वो गले वाला, तो वो हमारा नियोप्लाज्म ही होता है, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी कि एसिड ड्रग जो कि इसी ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं या डायरेक्टली बोले तो कैंसर को ठीक करने के काम आती हैं, वही है हमारी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो रटना नहीं है, अपनी ही लैंग्वेज में बना के लिखना है, जो मैंने लिखा वही मत लिखना कि एसिड ड्रग जो हमारे कैंसर को कंट्रोल करती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, वही है हमारी एंटी कैंसर ड्रग। इसके एग्जाम्पल देखिए मैटर करेंगे यहाँ पे, वो है आपका मैक्लोरेथामीन एंड मरकेप्टोप्यूरिन। वैसे तो निखालस यहाँ पे भरे हुए हैं, देखोगे एग्जाम्पल, यहाँ से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट स्टार्ट होते हैं। ये जो सारी ड्रग हैं सारी की सारी हमारी कैंसर को ठीक करने के काम आएंगी, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं और स्ट्रक्चर भी बनाई है उन ड्रग की बनाई है जो आती हैं, जैसे कि मरकेप्टोप्यूरिन के ऊपर स्टार है, मेथोट्रेक्सेट के ऊपर स्टार है, और मैक्लोरेथामीन के ऊपर स्टार है। तो ऐसी ड्रग के आपने एग्जाम्पल देने होंगे तो आपको ये समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए बात करते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स और मेथोट्रेक्सेट। अब देखिए यहीं, यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो अभी हमने देखा था कि कैंसर को ठीक करने के काम आती है दवाई, उसके अंदर भी एक कैटेगरी है, क्या है? एंटी मेटाबोलाइट। बोले तो ये भी हमारी कैंसर को ही ठीक करेंगी, लेकिन सबका अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, कई कैटेगरी हैं। तो या तो एंटी मेटाबोलाइट का मोड ऑफ एक्शन की तरह ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर मेथोट्रेक्सेट, यानी कि इसी के अंदर की ड्रग है मेथोट्रेक्सेट की, उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो वर्ड को सिंपली ब्रेक करना है। देखिए एंटी का मतलब होता है अपोज करना, मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है ना, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ, मेटाबॉलिज्म यानी कि दो टाइप्स का होता है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर जब कोई बड़ी चीज़ बनती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म, है ना। और जब बड़ी चीज़ कोई हमारी ब्रेक होती है छोटी छोटी चीज़ों में, तो इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे जो भी मटेरियल प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। बोले तो छोटी छोटी चीज़ जैसे कि प्यूरिन हुआ, पायरिमिडिन हुआ, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा डीएनए बनता है ना। आपने पढ़ा होगा डीएनए का कॉन्सेप्ट कि प्यूरिन भी होता है, पायरिमिडिन भी होता है, तब जाकर डीएनए बनता है। तो यहाँ पे देखिए मेटाबोलाइट का मतलब वही है, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि प्यूरिन, पायरिमिडिन या फॉलिक एसिड वगैरह को नहीं बनने देंगी, वो है हमारा एंटी मेटाबोलाइट। अब देखिए इसको थोड़ा आपने कोरिलेट करना है कि देखिए अब हमने कैंसर को ठीक करना है। कैंसर क्या है? यानी कि एबनॉर्मल तरीके से हमारी सेल की ग्रोथ हो रही है, बोले तो सेल के नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा, सेल को बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? डीएनए होता है। और क्या होगी, हम डीएनए को ही नहीं बनने दें,
या बोले तो डायरेक्टली कि हम इन प्यूरिन पायरिमिडीन को ही नहीं बनने दें। जब प्यूरिन पायरिमिडीन नहीं बनेंगे यानी कि डीएनए नहीं बनेगा, जब डीएनए नहीं बनेगा यानी कि सेल नहीं बनेगी, जब सेल नहीं बनेगी तो नंबर्स ऑफ सेल नहीं बढ़ेंगे, सेल की जो ग्रोथ है, टिश्यू की जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन आप सोचोगे इतना आसान है तो कैंसर को ठीक क्यों हर कोई डॉक्टर क्यों नहीं कर देता। लेकिन उसमें इशू ये होता है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ के सेल को हम ग्रो नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो जो हम ड्रग बना पाते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के यहाँ ही काम करेंगे, वो हमारी कहीं भी बॉडी पे भी असर दिखाने लग जाती है। यानी कि सपोज करिए हमारी हार्ट की उसने सेल को बनने से रोक दिया या किसी और को नहीं बनने देगी, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। तो यही है रीज़न कि हम कैंसर को क्यों अच्छे तरीके से ठीक नहीं कर पाते। लेकिन अब तो न्यू टेक्निक्स आ गई है, तो हमारे देश में भी जल्द से जल्द और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो हमारे देश में भी ये सारी चीज़ नॉर्मल ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि क्या है एंटी मेटाबोलाइट, कि ऐसे ड्रग विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मेटाबोलाइट, जो कि डीएनए के मेटाबोलाइट को नहीं बनने देती। ठीक है, बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये प्यूरिन को नहीं बनने देगा, है ना। प्यूरिन को कैसे नहीं बनने देगा, तो लिखा है कि मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का नेम आप रट लो एकदम, कि देखिए फोलिक एसिड यानी कि विटामिन V9 स्टार्टिंग में चाहिए होता है, उससे बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, उससे बनता है ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड, देन बनता है प्यूरिन एंड देन बनता है डीएनए, है ना। एक्चुअली में पहले हमने प्यूरिन बनाना है, प्यूरिन के बाद हमारा डीएनए बनेगा, और ये इस प्रोसेस के द्वारा बनता है। क्या हो कि हम बीच में इस प्रोसेस को रोक दें, बोले तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जिस पे हमारी मेडिसिन काम करने वाली है, उसका काम है कि वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या हो कि हम इसको इसमें कन्वर्ट ही नहीं होने दें, यानी कि ये प्रोसेस हमारी यहीं पर रुक जाएगी, ये चीज़ हमारी बनेगी नहीं। तो वही तो हमने करना था, यानी कि प्यूरिन की सिंथेसिस रुक जाएगी, प्यूरिन रुका, डीएनए रुका। अगर डीएनए नहीं बना तो सेल नहीं बनेगी, सेल नहीं बनेगी, एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो रही थी वो रुक जाएगी, है ना। हुआ ना क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअली मैं डिटेल में मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी आता है ना डिटेल में, तो आप कुछ तो लिख करके ही आओगे। तो इस तरीके से आपने करना है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट होती है, वो है सेकेंड यूनिट, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्चुअली में वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता तो लिख करके जरूर आना है, बाकी आप डिटेल में भी इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए हमारा, वो है गिव द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। सिलेबस थोड़ा उठाना पड़ेगा कि एंटी एंजाइनल ड्रग जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हमारी ड्रग आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, जिसके ऊपर स्टार है, उसकी सिंथेसिस आती है। तो ये जैसे कि हमारा एंटी एंजाइनल, यानी कि एंटी मीन्स अपोज, एंजाइनल मीन्स एंजाइना, यानी कि ऐसे ड्रग जो एंजाइना को ठीक करने के काम आएंगी, वही है हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग। अभी एंजाइना क्या होती है, आपने देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा कि बहुत से जो एक्टर्स होते हैं उनके चेस्ट में पेन होता है, एक हार्ट अटैक अलग होता है, एक एंजाइना अलग होता है कि चेस्ट में पेन होता है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए हमारा जो हार्ट होता है वो भी तो एक ऑर्गन है, तो उसको भी ब्लड की सप्लाई ज़रूरी होती है। ब्लड बोले तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जाता है। जब हमारा जो हार्ट है उसको ब्लड या ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उसकी वजह से होता है चेस्ट में पेन, या बोले तो एंजाइना वहाँ पे हमारा होता है। ये होता कब है कि जो भी हमारी यहाँ पे जो बैसल है, जैसे कि हमारी कार्डियो बैसल्स जो होती हैं, जब वो ब्लड ले जा रही होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बोले तो वो भिंच जाती हैं, तो उसको थोड़ा डायलेट करना होता है, बोले तो चौड़ा करना होता है, तो तब जाके हमारे चेस्ट पेन या बोले तो एंजाइना ठीक हो पाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारी जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट है ये ब्लड वेसल्स को ना डायलेट करेगी, बोले तो ये वैसो डायलेटर होती है। तो लिख रखा है कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट इज ए वैसोडाइलेटर विच इज यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। बात करते हैं इसके बाद, देखिए इसके सिंथेसिस की डिटेल में हम इसको बता ही चुके हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में समझते हैं कि इसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज आपका वही C6H12O6। अगर आप पे ये इतना बड़ा भी नहीं बनता है ऐसे करके, तो आप सिंपली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कराएंगे ग्लूकोज का रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है, रटना नहीं है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन का ऐड करना, है ना। और जस्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का हटा करके ऑक्सीजन को ऐड करना। या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऑक्सीजन भी नहीं है, सिंपली हाइड्रोजन की अमाउंट को बढ़ाना या हाइड्रोजन को ऐड करना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट नेसेसरी होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड प्लेटिनियम यहाँ पे एक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और ये ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है सॉर्बिटॉल में। बोले तो देखिए पहले जो था C6H12O6 था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बना है ना, वो बना है C6H14O6,
यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोलिकुल यहाँ पे बढ़ चुके हैं एटम। तो ये बड़े कहाँ पर, देखिए सारे यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे CHO की जगह CH2OH आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। ये हमारा रिडक्शन। ठीक है, अब कराएंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर का ऐड होना। अब डिहाइड्रेशन के डिलीट ऑफ वाटर, तो सिंपली वाटर यहाँ से निकलेगा और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो सिंपली यही जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमने साइक्लिक फॉर्म में यहाँ दिखा दिया और यहाँ से वाटर निकल चुका है। और इसको देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं आइसोसोर्बाइड। ठीक है, अब इसका हम कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कहने का मतलब है कि देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो भी H2SO4 की प्रेजेंस में। अब सिंपली आइसोसोर्बाइड में 2 नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे, NO2 NO2। अब क्या कहलाएगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड। तो यह इसका सिंपल से सिंथेसिस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ही होगा, बाकी अब डिटेल में अच्छे से समझना। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि एंजाइना में जो प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली में जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पहले मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और उनको ना हमने थोड़ा चौड़ा करना होता है, डायलेट करना होता है। तो डायलेट करने के लिए जो ड्रग होती है वो वैसोडायलेटर कहलाती हैं। तो वही लिखा है कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट हमारी वैसोडायलेटर होती है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है। या फिर बोले तो हमारा जो हार्ट है उसको काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिलेगी, ब्लड भी मिलेगा, क्योंकि वो जब उसका ब्लड वेसल चौड़ा हो जाएगा तो इजीली वो फ्लो कर पाएंगे। तो यहीं पे इस तरीके से काम करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार आ गया है 2 मार्क्स में कि डिफाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड गिव देयर मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस। पहले तो देखिए नेम से तो समझ ही आ जाता है कि भाई ऐसे ड्रग जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे वो है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये कैल्शियम चैनल होते कहाँ पर हैं ये आपने समझना पड़ेगा, और इनका काम क्या है कि अगर कैल्शियम चैनल को हम खुला रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर बंद कर दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो देखिए हमारी ब्लड वेसल्स किस में बहते हैं, ये हमारी वेंस होती है ना यहाँ वाली। तो सपोज करिए मैं इतना पार्ट ना इसको कट करता हूँ, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी ना वो उसको जैसे कि इतना पार्ट में कट करता हूँ तो उसकी जो सेल होती है इस तरीके से उसमें आपका कैल्शियम आयन चैनल होता है। अब एक चीज़ आप बिल्कुल रट लो कि देखिए जहाँ भी सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारी सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, या बोले तो कैल्शियम ही है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत सौ को कॉन्ट्रैक्शन का मतलब नहीं पता। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे पतली सी कोई चीज़ है उसको हमने और भी ज़्यादा पतला कर दिया, बोले तो और सिकोड़ दे कि वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए सपोज हमारी एक ऐसी कंडीशन है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ही है। ब्लड प्रेशर कब हाई होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, बोले तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब उसको हमने डायलेट करना होगा, और हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई कैल्शियम आयन जब भी सेल के अंदर ज़्यादा होंगे तो कंस्ट्रिक्शन होता है। क्या हो कि हम कैल्शियम आयन चैनल को ही ब्लॉक कर दें तो कैल्शियम आयन अंदर नहीं जाएंगे। जब अंदर नहीं जाएंगे तो हमारी जो सेल है, या बोले तो हमारे यहाँ की जो सेल है, हमारी ब्लड वेसल्स की सेल, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी, तो डायलेट हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सिंपली वही लिखा है कि दोज ड्रग व्हिच ब्लॉक कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल एंड कॉज डायलेशन। ठीक है, मैंने वही मोड ऑफ एक्शन में इस तरीके से दिखा दिया है कि ये आपकी सपोज करिए ब्लड वेसल्स की सेल है, उसमें कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है। अगर कैल्शियम आयन अंदर है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर हमने उसको ब्लॉक कर दिया तो कॉन्ट्रैक्शन भी रुक जाएगा, तो क्या होगा, डायलेशन होगा। समझ गए। बात करते हैं यूजेस। तो यूजेस का बहुत ही सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी को भी ठीक करता है, एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करता है। अभी एंजाइना में हम क्या कर रहे थे, वही डायलेशन ही तो कर रहे थे, तो ये भी डायलेशन ही तो करवा रहा है, तो यहाँ भी इसका भी यूज़ हो जाएगा। एंड टैकीकार्डिया को भी ठीक करता है, बोले तो जब हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है हमारा हार्ट, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हम यही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेरापेमिल है, निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपने समझना है, कई बार आ चुका है कि ऐसे ही कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, कई बार ऐसे आ गया है कि ये बेरापेमिल क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस बताइए। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था, ये ड्रग किस कैटेगरी में, ये भी आपने याद करना चाहिए। तो ये हमारी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है एक्चुअली में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी सिंथेसिस आती है, मैंने लिख रखा है। एंड इसका मोड ऑफ एक्शन हम समझते हैं और यूज समझते हैं। तो ये जो एसिटाजोलामाइड होता है ये एक्चुअली में है क्या, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सिलेबस में दिखाऊं। सिलेबस में देखिए डायूरेटिक्स के अंदर है एसिटाजोलामाइड। एक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि हमारी डायूरेटिक है। डायूरेटिक ऐसी ड्रग होती हैं क्योंकि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं।
अब यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों हमें चाहिए होता है बोले तो क्या ज़रूरत पड़ेगी हमने ज़्यादा टॉयलेट करवाने की। तो देखिए ऐसी कंडीशन सपोज करिए हमें सूजन हुई पड़ी है, या आपने बहुत बूढ़े पेशेंट देखे ना होंगे कि उनके पैर सूजे रहते हैं, तो एक्चुअली में उनके पैरों में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हमने ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यूज़ आपको एक बार को समझ आ गया कि कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, यानी कि स्वेलिंग को या एडेमा को कम करने में। मोड ऑफ एक्शन अभी देखेंगे कि एस्टाजोलामाइड इज अ टाइप ऑफ डायूरेटिक विच वर्क बाय इनहिबिटिंग कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। यही इसका मोड ऑफ एक्शन है कि ये इस एंजाइम को, नेम को रटना पड़ेगा भाई, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कि इस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है, जिससे कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर इस एंजाइम का काम क्या है जो इसको इनहिबिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसका जो काम होता है एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर पहले बना रखी है मैंने, इसको देख लेना। बाकी मोड ऑफ एक्शन में बात करें तो एस्टाजोलामाइड जो है वो पीसीटी पे काम करता है। ये पीसीटी क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। देखिए हमने जो है डायूरेसिस को बढ़ाना है, बोले तो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अच्छा यूरिन कहाँ से बनता है? किडनी से। तो हमारी मेडिसिन कहाँ पे काम करेगी? किडनी पे। तो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में भी एक पार्ट होता है पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिटेल में मैं दिखा चुका हूँ। तो ये ड्रग वहाँ पे काम करेगी। वहाँ पे ये क्या करती है? ये जो है उस कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, और जैसे ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, यानी कि वो दोबारा से हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। यानी कि रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या मतलब हुआ कि वो यूरिन के थ्रू ही निकल जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ यूरिन में वो अमाउंट उसका बढ़ाएंगे। तो ऐसे ड्रग हमारी क्या कहलाएंगी? कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो ये है आपका एसिटाजोलामाइड। डिटेल में अगर देखना है तो वीडियो आपने देखनी होगी लेंदी में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज़ तो मैंने क्लियर कर ही दिया था, जो बड़े पेशेंट होते हैं बूढ़े उनके पैर सूजे रहते हैं तो एडेमा के केस में। एंड ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होती है? आई की डिसीज होती है, मोतियाबिंद होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बोले तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए आपने देखिए डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा करो कि आखिरी कंडीशन हुई क्यों, क्या रीज़न है, क्यों हमने मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, कैसी कंडीशन में कैसे काम करेगी। तो ऐसे समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो सेम उसी कैटेगरी की है कि ये भी हमारी डायूरेटिक्स है। क्वेश्चन समझिए कि गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड, या बोले तो लूप डायूरेटिक्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बनिक एनहाइड्रेज वाला नहीं आता है ना लॉन्ग में तो ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी भी आया है। थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए फार्माकोलॉजी में भी आया, क्योंकि दोनों का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है ना वो सेम है। तो कहाँ पर है जिसकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए क्लासिफाई डायूरेटिक्स एंड डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक्स के अंदर फ्यूरोसेमाइड के नेम से भी कई बार आता है। तो लूप डायूरेटिक्स का मतलब है यानी कि ऐसी डायूरेटिक्स, ऐसी मेडिसिन जो कि वही यूरिन के प्रोडक्शन को तो बढ़ाएंगे, लेकिन काम कहाँ पे करेंगी? वो किडनी में एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी के एक सेल को हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन में होता है लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं, दैट्स वाई इनको हम लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो लूप डायूरेटिक्स इज ए टाइप ऑफ डायूरेटिक्स विच वर्क्स ऑन लूप ऑफ हेनले एट नेफ्रॉन। और ये करती कैसे हैं काम? ये देखिए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन चैनल को इनहिबिट कर देती हैं, है ना। अब ये जो हमारे को ट्रांसपोर्टर अगर इनहिबिट होंगे बोले तो ना तो सोडियम आयन हमारे ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब होगा, ना पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा, ना क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होगा। तो होगा क्या? ये रीअब्जॉर्प्शन जैसे ही रुकेगा तो यूरिन में ये सारे निकल जाएंगे, बोले तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और वही तो हमने करना था। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा लूप डायूरेटिक्स का। ठीक है, डिटेल में बाकी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो फ्यूरोसेमाइड है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी कि उसकी सिंथेसिस भी पूछी जाती है। तो शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी डिटेल में बता ही चुका हूँ। तो देखिए जो फ्यूरोसेमाइड होता है उसको बनाने के लिए स्टार्टिंग में देखिए हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ रिएक्टेंट ही चाहिए होते हैं। तो इसको बनाने के लिए चाहिए होगा 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। टफ सा लगेगा थोड़ा सुनने में, लेकिन देखिए समझते हैं। यानी कि बेंजोइक एसिड आपने सबसे पहले बनाना है, यानी कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप है, बोले तो COH ग्रुप है, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे है 2,4 यानी कि सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हमारा Cl। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 2,4 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। अब इसकी जो रिएक्शन है हम वो कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H, है ना। तो यहाँ पे केवल Cl और जुड़ गया है तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड हो गया। अब इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे ना तो यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कहाँ से निकलेगा? देखिए H एक हमारे ये निकलेगा, है ना, और एक O यहाँ से निकलेगा। तो क्या हुआ? HO
एंड अभी देखिए ये जो हमारा ग्रुप है बोले तो यही हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड ग्रुप है। आगे चल के देखो ये COH Cl बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है ना इसमें। अब सिंपली यहाँ पे ClO2s ये आके जुड़ गया है, यानी कि ClO2s, यानी कि एक O बचा और एक H बचा, यानी कि HO तो हमको यहाँ से मिल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आके बाइंड होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या निकला H2O, यहाँ से वाटर हमारा निकल जाएगा और एक बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसका हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। अमोनिया से क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सारी चीज़ सेम है, बस यहाँ पे Cl को हटा करके अमीन ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है एक और न्यू रिएक्टेंट से कराएंगे जिसका नाम है फुरफुराइल अमीन। ये NH2CH2 और यहाँ पे आपकी ये पेंटेन रिंग है। अब यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो यहाँ से HCl निकलेगा। HCl कैसे निकलेगा, देखिए Cl यहाँ से हट जाएगा और एक H हमारा यहाँ अमीन ग्रुप से जाएगा, तो क्या बचेगा, अमीन ग्रुप की जगह NH बचेगा, बाकी CH2 और ये आपका पूरा जुड़ चुका है क्योंकि Cl की जगह पे ही ये सारी जो मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट था वो आके यहाँ पे बाइंड हो गया है। तो यह है फ्यूरोसेमाइड। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो है गिव द नेम ऑफ ड्रग एक्ट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो थोड़ा यहाँ पे देखना होगा, हमारी जो ड्रग है ना नीचे हमारी वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो यहीं से देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऐसे ड्रग के नेम बताने हैं जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे जाके काम करती हैं, जिसको हम शॉर्ट में रास सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहाँ पे 3 तरह की ड्रग काम करती हैं, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर। तो इनके आगे बस सिंपली इनके ड्रग के नेम लिख देना है कि देखिए ACE इनहिबिटर में आती है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलेप्रिल। एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट में आती है वो है लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सारी चीज़ें। रेनिन इनहिबिटर में आती है एलिस्किरेन, ये इसकी एक ही ड्रग है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने लिख देना है। बात करते हैं, स्टार्टिंग होती है हमारी 3rd यूनिट की, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है डिफाइन एंटी आरिथमिक ड्रग एंड क्लासीफाई देम। एक्चुअली में यही क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में भी आता है, जैसे कि अभी भी आया था, जैसे कि देखोगे फार्माकोलॉजी में भी कि क्लासीफाई एंटी आरिथमिक ड्रग एंड डिस्कस रोल ऑफ डिजिटलिस इन आरिथमिया। तो क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली ये सारा ही करना होता था। मतलब मैंने एक गलती यहाँ पे की थी कि मैंने फार्माकोलॉजी में नहीं कराया था, इसको मैंने मेडिकेम में ज़्यादा कराया था। वैसे शॉर्ट में बताया था फार्माकोलॉजी में, लेकिन कोई नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो अरिथमिया क्या है देखिए समझते हैं, वर्ड को ब्रेक ही कर देना, अर प्लस रिदमिया। अर का मतलब होता है इरेगुलर या बोले तो एबनॉर्मल, एंड रिदमिया का मतलब है यानी कि रिदम है था ना, जैसे कोई भी चीज़ एक ही चीज़ का हम बार बार करते रहो तो उसको हम रिदम बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो हार्ट है जब वो बीट करता है वो भी हर काम अपने काम को लगातार करता रहता है, तो उसको हम एक रिदम बन जाता है। तो जो बीट जो हर मिनट में वो 72 बार धड़कता है पर 72 टाइम्स, तो उसको हम रिदम बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा जो हार्ट है वो तेज़ तेज़ धड़कने लग जाए 70 या बोले तो 72 बार से ज़्यादा या उससे कम धड़कने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेगुलर रिदम या बोले तो अरिथमिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, अब ऐसा नहीं है कि देखिए हमारा जो हार्ट है वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द केस में 72 बार पर मिनट वो धड़कता है ना 1 मिनट में। अब आप बोलोगे कि अगर 72 की जगह 75 बार धड़कने लगे तो उसको हम अरिथमिया बोलेंगे, नहीं। देखिए लिमिट दे रखी है कि 60 से अगर 90 टाइम्स पर मिनट अगर हमारा हार्ट बीट करता है तो वो नॉर्मल ही मानी जाती है। अगर कोई बंदा भी भाग करके आ रहा है, अगर आप उससे बोलोगे कि आपका हार्ट तो बहुत से यहाँ पे धड़क रहा है, यानी कि अब अरिथमिया के शिकार हो गए, अब वो अरिथमिया थोड़ी है उसको, भाई वो लिमिट होती है। यहाँ पे लिमिट दे गई है कि आप 60 से 90 अगर बीट पर सेकंड है तो उसको भी हम नॉर्मल ही मानेंगे। तो समझ आ गए, यानी कि ऐसी कंडीशन जब इतनी ज़्यादा बीट हो जाती है, यानी कि 90 से ज़्यादा हो जाए या 60 से भी कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम अरिथमिया बोलते हैं। तो बनाकर लिख ही सकते हैं। और ऐसी ड्रग जो कि अरिथमिया को ठीक करने के काम आती हैं वो हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग कहलाती हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन, तो डिटेल में मैं बता चुका हूँ इसको। एंड इसकी 4 कैटेगरी होती हैं, एक है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। इसकी भी 3 सब क्लासेज होती हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। ये जो क्लास है यही इंपॉर्टेंट होती है सोडियम चैनल ब्लॉकर वाली, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है सेपरेट करके भी। और इसमें देखिए क्लास 1 वाली जो ड्रग है उनका जो एक्शन जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग होता है, बोलते तो वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और काफ़ी देर तक उनका असर रहता है। एग्जाम्पल इसकी प्रोकेनामाइड है। क्लास 1B जो होती है उनका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी फेनिटोन है, लिडोकेन है। क्लास 1C जो होती है वो काफ़ी कम इफेक्टिव होती हैं, वेरी वीक होती हैं। एग्जाम्पल लोरकैनाइड है एंड फ्लेकैनाइड है।
ठीक है। बात करते हैं जो क्लास सेकंड है वो बीटा ब्लॉकर होती हैं, यानी कि जो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं। एटेनोल, मेटोप्रोलोल, प्रेनोलोल, ये सारी ड्रग। एंड क्लास थर्ड में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, जैसे कि सर्टालोल, एमिडारोन, ये सारी चीज़ें। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वही बेरापेमिल, डेल्टाइजेम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारी जो ड्रग हैं ये इस कैटेगरी की आती हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता हुआ है, गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लोबास्टैटिन या बोले तो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। सेम यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी आया था कि राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ स्टैटिन, क्योंकि देखिए सिलेबस ना दोनों का सेम है, तो कई सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखना कैसे कि या तो किसी सेपरेट ड्रग के नेम से पूछ लेगा या केवल स्टैटिन के नेम से भी आ जाएगा। तो ये हमारी लोबास्टैटिन जो होती है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती है। नेम में समझो, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, हाइपर मीन्स ज़्यादा, लिपिड मीन्स लिपिड का लेवल, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ जाता है या बोले तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वही हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो यहाँ पे देखिए लिपिड लेवल को कम करने में जो मेडिसिन काम करती है उसका नेम है एक लोबास्टैटिन। तो ये जो ड्रग है जो काम करती है ना वो एक एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है, जो कि HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम ये होता है। यही एंजाइम होता है जिससे कि हमारा बनता है कोलेस्ट्रॉल। अगर हम इसको ही इनहिबिट कर देंगे यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा यानी कि सारी चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। यूजेस तो आप बना के लिख सकते हैं कि लिपिड के लेवल को कम करती है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, यानी कि जैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल है सपोज ऐसे करके, अब उसमें यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है लिपिड का, यानी कि यहाँ पे बहुत कम जगह बचती है ब्लड को बहने में। तो इस जो प्लेक का फॉर्मेशन जो होता है इसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो है जो लिपिड का यहाँ पे प्लेक बना है उसको भी हटाने में, या बोले तो जब लिपिड ही कम रहेगा तो प्लेक भी नहीं बनेगा, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस भी नहीं होगी। ये हार्ट से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्ग में भी आया अभी तो, कि एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं उनको एग्जांपल के साथ बताइए। तो एंटी मीन्स होता है अपोज, एंड कोगुलेंट मीन्स कोगुलेशन की प्रोसेस। ब्लड जो हमारा थक्का बनता है, ब्लड हमारा कोगुलेट होता है, अगर उसको नहीं होने दें तो हमारी ड्रग कहलाएंगे एंटीकोगुलेंट। अब ज़रूरत देके समझिए, अगर कहीं चोट लग जाती तो वो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ब्लड कोगुलेशन हो। अगर कोई भी चोट नहीं लग रही है, नॉर्मल की बात करें तो हमारा जो ब्लड है ऐसे ही ब्लड वेसल इसमें बह रहा है, क्या हो कि वो जमने लग जाए, वो ब्लड नहीं बहे नॉर्मल कंडीशन में भी, तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा ना। तो ऐसी ड्रग जो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के काम आती हैं वही हमारी एंटीकोगुलेंट। तो डोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट या प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड या आल्सो प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। एग्जाम्पल जो काफ़ी फेमस हैं, वारफेरिन जो कि हम ओरली लेते हैं यानी कि टैबलेट होती है, एंड हेपेरिन जिसका इंजेक्शन लगता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है देखिए वो है एनलिस्ट द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन CHF, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो हमारी ड्रग यूज़ की जाती है उनके नेम आपने बताने हैं, या जस्ट अपोजिट या बोले तो खुल करके क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस अबाउट डिजिटलिस, क्योंकि डिजिटलिस ऐसी ड्रग है जो कि CHF को ठीक करने के काम आती है। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है पूरा लॉन्ग में मैं बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में समझते हैं। देखिए कंजेस्टिव का मतलब है कंजेस्शन, जैसे भीड़ भाड़ का इलाका होता है, कहीं हम बाजार में गए कि भाई बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है तो उसको हम भीड़ भाड़ वाला इलाका कंजेशन बोलेंगे। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट का फेल हो जाना, यानी कि देखिए हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, अगर वो ब्लड पंप नहीं करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि हार्ट का फेल हो जाना। जैसे कि हमारा काम है पढ़ना या पढ़ाना, अगर हम उसमें फेल हो जाएंगे यानी कि उसी को तो बोलते हैं कि वो फेल हो गया। तो यहाँ पे अगर हार्ट अपना काम नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो कंजेशन की वजह से हार्ट का फेल हो जाना दैट इज कॉल्ड CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि एक क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कहने का मतलब है कि लंबे टाइम तक ये रहती है, कि व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड एज मच एज अवर बॉडी रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, अगर उतना ब्लड हमारा हार्ट नहीं कर पाता है पंप तो उसको हम CHF बोल देते हैं। इसको ठीक करने में देखिए 4 ड्रग का मैंने नेम लिख दिए हैं। एक डाइगोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती हैं, एंड एमरिनोन एंड मिलरिनोन ये हमारी PDE इनहिबिटर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारी देखिए यूनिट 4 स्टार्ट होती है। क्वेश्चन है देखिए इसमें कि गिव द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल हमारी ऐसी ड्रग है कि ये मेल के लिए होती है। मेल के अंदर देखिए जब सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, कहने का मतलब है कि देखिए जब पेनिस जो है उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता है एंड इजैकुएशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में इस मेडिसिन का काफ़ी बड़ा रोल है। कि देखिए सिल्डेनाफिल इज ए PDE5 इनहिबिटर, यानी कि इसका नेम है हमारा
फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम 5। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है और किसको ठीक करती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ये मेंस की प्रॉब्लम होती है, उनका जो पेनिस है उसमें इरेक्शन कम हो जाता है और इजैक्यूलेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये ड्रग देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई नो कि ये टफ होगी, लेकिन देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये सिल्डेनाफिल मोड ऑफ एक्शन थोड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे अभी बोला था कि PDE5 इनहिबिटर है, यानी कि इस एंजाइम का आखिर काम क्या है जो कि इसको इनहिबिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक है हमारा CGMP यानी कि साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। तो जब तक हमारी सेल के अंदर ये बना रहेगा, यानी कि हमारा क्या होगा, हमारी सेल या हमारी कोई भी बॉडी में चीज़ वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। अगर ये जो है ब्रेक डाउन हो गया इसका GMP में या बोले तो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट में, तो हमारी वहाँ जो भी चीज़ है वो हमारी डायलेट हो जाएगी, बोले तो वो एक जैसे बोलते हैं ना, मतलब सिकुड़ जाना, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो ये जो एंजाइम है यानी कि PDE5 एंजाइम की वजह से ही हमारा CGMP GMP में कन्वर्ट होता है। क्या हो कि हम CGMP को कन्वर्ट नहीं होने दें तो हमारी जो भी चीज़ है या बोले तो पेनिस है या कोई भी चीज़ है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, वहाँ पे इरेक्शन होगा, तो वही काम हमारी सिल्डेनाफिल करती हैं। बाकी यहाँ पे जो मैंने बोला है वही लाइन में लिखा हुआ है, देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वो है, देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये फीमेल से रिलेटेड है। वर्ड को ब्रेक करना, अभी भी क्वेश्चन आया था देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिटेल में। आई नो कि आपने तैयारी करी होगी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो ओरल का मतलब होता है वाई माउथ, जिसको हम ओरली लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड सेप्टिव का मतलब है सेप्सन। सेप्सन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, या बोले तो बेबी बनने की जो प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसी ड्रग जो कि उस प्रोसेस को रोकती हैं, यानी कि अगेंस्ट है उस प्रोसेस के, और जो ओरली ली जाती हैं, मुंह के थ्रू ली जाती हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसी ड्रग जो हम ओरली लेते हैं, वाई माउथ लेते हैं, और वो प्रेगनेंसी को नहीं होने देती, जब ले तो बर्थ कंट्रोल करती हैं, वही हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो लिख सकते हैं दोज ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी बाई टेकिंग ड्रग ओरली। रटना नहीं है, अब खुद भी बना के लिखना, सेम यही मत लिख के आना। तो इसके अंदर जो एक्चुअली में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मिफेप्रिस्टोन है, नोरगेस्ट्रेल है एंड लीवोनोरगेस्ट्रेल है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड विटामिथाजोन। काफ़ी रिलेटेबल एग्जांपल है। आपने देखिए कभी आपकी खुजली हुई है या फिर आपकी कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुई है या थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस करी हो, तो विटामिथाजोन एक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हमारी स्टेरॉइड ड्रग है। आपने पीली सी ड्रग देखी होगी, शायद मैं आपको इमेज लगाऊं अगर मेरे को एडिटिंग में मिलेगा टाइम वहाँ पे। तो ये जो विटामिथाजोन होता है, प्रेडनिसोलोन होता है, ऐसी ड्रग है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। आपको थोड़ी सी ज़्यादा छींके वगैरह आ रही हैं, आपको थोड़ा जुकाम हो गया है, तो इन मेडिसिन को डॉक्टर लगा के दे देते हैं, यानी कि ऐसे एज ए एंटीहिस्टामिन ड्रग की तरह ही ये काम करती हैं। तो एक्चुअली में इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए वर्ड को ब्रेक करना है, सिंपली कॉर्टिको प्लस स्टेरॉइड। कॉर्टिको का मतलब है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड। अब ये एड्रिनल क्या है, देखिए किडनी आपने देखिए पढ़ी होगी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ऐसी ड्रग या बोले तो ऐसे हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होते हैं, उससे रिलीज होते हैं, उनको हम कॉर्टिको बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये जो ड्रग है एक्चुअली में सिंथेसाइज की जाती हैं, सेम उन्हीं की तरह काम करने वाली ड्रग हैं जो कि हमारे हार्मोन एक्चुअली में कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं या बोले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं। तो ऐसी ड्रग, ऐसे हार्मोन जो कि हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, उनका सेम एक्शन ऐसा ही होता है जैसे कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जो भी हमारे हार्मोन्स हैं उनका होता है। तो लिखा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर दोज ड्रग या हार्मोन विच आर प्रोड्यूस्ड या डेवलप इन एड्रिनल कॉर्टेक्स और सिंथेसाइज्ड इन आवर लैब, है ना। तो एग्जांपल इसके प्रेडनिसोलोन है, विटामिथाजोन है, हाइड्रोकोर्टिजोन है, डेक्सामिथाजोन है। डेक्सामिथाजोन का तो नेम सुना ही होगा। तो ये इसी कैटेगरी के ड्रग हैं। बात करते हैं, देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैसे इसकी मैंने आपको बोला था कि ये इन्फ्लामेशन को कम करती है, अगर आपको ईचिंग खुजली हो रही है उसको कम करती है, ड्रग रिएक्शन कर गई है तो उसको भी ये कम करती है। तो आखिरी काम कैसे करती है, तो ये जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, यानी कि इस रिसेप्टर पे जाके, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर पे जाके ये उसके काम को मिमिक करती है और ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये कैसे करेगी, देखिए इट बाइंड टू ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर देन प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज, जिससे कि वहाँ पे जो हमारे जो ल्यूकोसाइट वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं या मैक्रोफेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देगी। और ये जो है कैपिलरी को भी डायलेट कर देगी, मतलब डायलेशन को रोक देगी। जो हमारी कैपिलरी होती है इसमें बहुत ही पतली पतली जो वेसल्स की तरह होती हैं,
जिससे ब्लड आता है तो ये उनके जो डायलेशन होता है उसको भी रोक देती हैं। अब उससे क्या होगा कि जो हमारे काइनिन प्रोटीन है, काइनिन प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से एक्चुअली में इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, यानी कि इसका रोल होता है। तो उसका रिलीज नहीं होगा जब काइनिन प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी कि इन्फ्लामेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जो अभी हमने कवर करा, थोड़ा सिलेबस में मैं आपको दिखाऊं कि पहुँचे कहाँ तक है हम। तो यहाँ पे हमारी ये आई थिंक ये जो यूनिट 4 थी कवर हो चुकी है। अब हमारी यूनिट 50 बची होगी, मैं देखता हूँ आगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 50 बची है, और बाकी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देखते रहे ना, ये सारे शॉर्ट ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है देखिए वो है डिफाइन एंटी डायबिटिक ड्रग एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायाजोलिडाइन डिओन्स या वाइगुआनाइड्स। अब मैंने ये क्यों क्वेश्चन लिख दिया, देखिए यहाँ पे है हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग और उसके कई टाइप्स हैं, जैसे कि सल्फोनिल यूरिया है, तो ये तो 101% ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। इसके दूसरे टाइप में बोले तो एंटी डायबिटिक ड्रग में वाइगुआनाइड्स हैं, थायाजोलिडाइन डिओन्स हैं। तो मैंने इनको भी शॉर्ट में लिख दिया है कि बाई चांस के 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाते तो आप छोड़कर मत आना। तो एंटी डायबिटिक यानी कि एंटी मीन्स अपोज डायबिटिक में बोले तो डायबिटीज़, यानी कि ऐसी ड्रग जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के काम आती है, वो हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग है। समझाने की जरूरत है नहीं, डिटेल में आप देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। बात करते हैं थायाजोलिडाइन डिओन्स काम कैसे करता है। आपने देखिए इंसुलिन के बारे में सुना होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं भाई, जो भी पेशेंट होता है डायबिटीज़ का। तो ये जो हमारी ड्रग होती है थायाजोलिडाइन डिओन्स, तो ये जो है ऐसी ड्रग है जो कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है ना बॉडी में, या बोले तो इंसुलिन जहाँ भी वो फ्लो होके जाता है सेल्स तक, तो ये उसके रेजिस्टेंस को कम कर देती हैं। बोले तो उसके बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं ना, उनको दूर कर देती हैं, या बोले तो इंसुलिन के काम को थोड़ा ये और इफेक्टिव कर देती हैं, है ना। जब इंसुलिन इफेक्टिव होगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर बात करें क्या है एग्जैक्ट इसका मोड ऑफ एक्शन, तो ये है देखिए थायाजोलिडाइन डिओन्स आर सिलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ PPAR गामा। ये हमारा एक क्या है रिसेप्टर है, पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। तो ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती हैं और उसके एक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस रिसेप्टर का काम होता है कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करना, या बोले तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और बढ़ाना। तो ये उस पर ही जाके बाइंड करेगी और उसके एक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो क्या होगा, हमारा इंसुलिन और इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये दूसरा एक और तरीका है कि ये हमारा इनहिबिट करती है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को। हेपेटिक का मतलब होता है यानी कि लिवर के द्वारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस कहाँ से, ऐसे रॉ मटेरियल से जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि लिवर में ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है ये उसको भी रोक देती है, यानी कि ग्लूकोज को कम कर देती है। तो जब ग्लूकोज कम होगा यानी कि ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली ब्लड में भी कम होगा। तो ये है थायाजोलिडाइन डिओन्स का काम। यहाँ पे मैंने और करके दूसरा और जोड़ दिया था कि वाइगुआनाइड्स का भी कई बार अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है। तो वाइगुआनाइड्स देखिए 3 जगह पे काम करते हैं। यहाँ पे ये जो है देखिए पहला जो काम है वो है पेरिफेरल टिश्यू पे, यानी कि जैसे कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं पूरे सेल्स के, तो यहाँ पे ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, बोले तो उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देती है। सेकंड, ये लिवर में वही ग्लूकोनियोजेनेसिस या बोले तो ग्लूकोज को नहीं बनने देती है, उसको भी इनहिबिट कर देती है। तीसरा, ये इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का इंटेस्टाइन के द्वारा, ये उसको भी कम कर देती है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके से काम करके हमारी वाइगुआनाइड्स यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करती है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए वो है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ अमाइड लोकल एनास्थेटिक ओवर एस्टर लोकल एनास्थेटिक। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे अमाइड लोकल एनास्थेटिक होते हैं वो क्यों ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बोले तो क्या उनके एडवांटेज हैं इन कंपैरिजन टू एस्टर लोकल एनास्थेटिक। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझना होगा। देखिए सिलेबस में यहाँ पे जो हमारे लोकल एनास्थेटिक यानी कि ऐसे ड्रग जो सुन्न करने के काम आती हैं, जो हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट को सुन्न करती हैं, वो हमारी लोकल एनास्थेटिक है। तो ये यहाँ पे 2 टाइप्स की हैं। देखिए बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव एंड अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो ये 2 एक अलग टाइप हैं, और एक और लिडोकेन एनिलाइड डेरिवेटिव, जो कि मैं अलग डिटेल में क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ। तो उनका ना सार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर से देख लेना, मैं अपलोड कर चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, कन्फ्यूजन भी दूर किया मैंने वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टाइप्स के हमारे ड्रग हैं, यानी कि एक है अमाइड लोकल एनेस्थेटिक, एक है एस्टर लोकल एनेस्थेटिक। अमाइड का मतलब है जिसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप। एस्टर का मतलब है जिसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अमाइड जो एनेस्थेटिक होती है उनके एडवांटेज आपने बताने हैं। तो लिखना है कि देखिए पहला पॉइंट है कि अमाइड एनेस्थेटिक आर एक्सट्रीमली स्टेबल इन सॉल्यूशन, ये कि अगर इनका सॉल्यूशन है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हैं। कि देखिए हमारी जो ड्रग हैं जब हम बनाते हैं तो हम ये भी तो चेक करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारी ड्रग आज बनाई 2-4 दिन बाद ही वो ख़राब हो जाए।
तो ऐसे ड्रग का क्या ही फ़ायदा। तो हम तो ऐसे देखेंगे ना जो टिकाऊ चीज़ हो, टिकाऊ हो, लंबे टाइम तक चले। तो ऐसे ड्रग में हमारी जो अमाइड एनेस्थेटिक है वो एकदम परफेक्ट होती हैं, वो लंबे टाइम तक रुक पाती हैं। बट एस्टर एनेस्थेटिक अनस्टेबल होती हैं। तो ये तो एक एडवांटेज किसका हो गया, अमाइड एनेस्थेटिक का हो गया। दूसरा है देखिए कि एस्टर लिंकेज इजली हाइड्रोलाइज इन प्लाज्मा, सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एस्टर एनेस्थेटिक इज लेस, वाइल अमाइड लिंकेज टेक्स मोर टाइम टू हाइड्रोलाइज, सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज हाई। जैसे कि मैंने बोला कि अमाइड लोकल एनेस्थेटिक में अमाइड ग्रुप होगा, एस्टर लोकल एनेस्थेटिक में एस्टर ग्रुप होगा। तो जो एस्टर ग्रुप होता है ना वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब कहने का मतलब वो उसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है, यानी कि उसका एक्शन भी कम होगा। अब देखिए हम मेडिसिन बना रहे हैं तो हम तो चाहेंगे ना कि भाई लंबे से लंबे टाइम तक असर रहे, अब बार बार लगाना नहीं पड़े हमको लिडोकेन या कोई भी हमारा इसका एग्जाम्पल वगैरह। तो ऐसे ड्रग यानी कि जो हमारे अमाइड लिंकेज वाले होते हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी हाइड्रोलाइसिस कम हो पाती है। तो एडवांटेज आपको समझ आ गई कि क्यों हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अमाइड लोकल एनास्थेटिक को। अब एक और लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है कि गिव द सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन एंड बेंजोकेन। एक्चुअली मैंने जो सॉल्व किया है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था कि मैं कह रहा था कि क्यों इतना टाइम में बार बार लगाऊँ लिखने में, तो कहाँ पर है एक्चुअली में वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वही बेंजोकेन लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में ही आता है, तो मैंने लॉन्ग में सेपरेटली समझा चुका हूँ। बस थोड़ा सा देखिए मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ कि देखिए बेंजोकेन जो होता है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है टोल्यूइन। टोल्यूइन कुछ नहीं है, बेंजीन के ऊपर आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये आपकी बेंजीन है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ बेंजीन पर अगर CH3 लगा दिया आपका टोल्यूइन कहलाएगा। तो टोल्यूइन से ही हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि उसका हम कराते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कहने का क्या मतलब है कि HNO3 वही आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और H2SO4 की प्रेजेंस होगी। और यहाँ पे देखिए H हमने दिखा रखा है, एक्चुअली में यहाँ पे सारे जो H होते हैं वो हाइड होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला मैंने दिखाया क्योंकि रिएक्शन यहीं से हो रही है। तो यहाँ पे ये जो HNO3 जो होता है टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट आ जाता है, मतलब यहाँ पे जुड़ जाता है, बाकी ऊपर सब मिथाइल ग्रुप ये सेम ही है। एंड उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन को ऐड करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। एसिड ग्रुप है, ये बेंजीन है तो हमारा क्या बन गया बेंजोइक एसिड। बात करते हैं इसके हम रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल से। इथेनॉल का मतलब है C2H5OH से। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है यानी कि वो होता है H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बोले तो अगर हीट कराते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस तरीके से दिखा रखा है। और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे पूरी आपकी बेंजीन है सेम, COO यही ग्रुप है। अब सिंपली ये जो C2H5 है ये आके अटैच हो जाएगा क्योंकि H और OH यहाँ से निकल चुके हैं। अब नीचे NO2 ग्रुप सेम यहाँ पे है ही, ठीक है। ये हमारा इथाइल फोर नाइट्रोबेंजोएट। एंड लास्ट में देखिए हम इसकी रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है कि देखिए जहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन ऐड कर दो, वही है रिडक्शन। यहाँ पे हमारा टिन एंड HCl एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और यहाँ पे NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, यही है हमारा बेंजोकेन, ठीक है। बाकी आप डिटेल में भी देख लेना। एंड एक और आप देख सकते हैं जो कि हमारी यहाँ पे कि प्रोकेन कैसे सिंथेसाइज होती है। तो प्रोकेन की सिंथेसिस आती है बोले तो बेंजोकेन की आती है। तो प्रोकेन को बनाने के लिए सबसे नेसेसरी होता है हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, या बोले तो आपका बेंजोइक एसिड होगा। जैसे कि मैं आपको अभी बनाऊँ कि यहाँ पे देखोगे हमारा बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन है, उसके ऊपर हमारा एसिड है और चौथे पोजीशन पे अमीन ग्रुप है। बोले तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं ना। ये हमारी पैरा होती हैं, ये ऑर्थो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं मेटा होती हैं, मैथा ऑर्थो पैरा। तो ये पैरा पोजीशन पे हमारा अमीन ग्रुप है, तो क्या बना पाबा अमीनो। और ये पूरा क्या है बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो वही है कि इसको आप 4 अमीनो बेंजोइक एसिड या बोले तो पाबा भी लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल। 2 डाई इथाइल यानी कि 2 इथाइल है यहाँ पे और अमीन ग्रुप है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे इथेनॉल जोड़ा पड़ा है C2H5OH। तो यहाँ पे सिंपली हमारा वाटर निकल जाएगा और ये जो बाकी का ग्रुप है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे वही हमारा अमीन ग्रुप है, बेंजीन है, एंड यहाँ पे COO और बाकी इतनी जो सारी चीज़ें रिएक्शन वाला ये सारा कुछ यहाँ पे आके जुड़ चुका है। तो ये आपकी प्रोकेन की सिंथेसिस। तो एक्चुअली में अब हमारे जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया है शॉर्ट में। एंड हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं टोटल जो क्वेश्चंस थे हमारे वो 20 क्वेश्चंस थे, हमने सारे यहाँ पे कवर करे हैं। और आप लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर से देख लेना, यही मैंने बताना था डिटेल में सारा कुछ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।